एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो लॉ के स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में नहीं आता है। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ किए गए ऐसे इम्पॉर्टेंट मेजर अमेंडमेंट्स जो कि लॉ के पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ा अमेंडमेंट था वो था 42nd अमेंडमेंट, जो 1976 में किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। इस अमेंडमेंट को करने के पीछे जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना और जुडिशियल पावर को कम करना। ये ड्यूरिंग इमरजेंसी लागू किए गए थे अमेंडमेंट्स, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि किसी ना किसी तरीके से अमेंडमेंट्स करके उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो लेट्स स्टडी 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि इसमें बहुत ही मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे, इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है। सो द क्वेश्चन कैन कम इन आइदर वे ऑल्सो। तो इसमें प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था, 40 आर्टिकल्स चेंज किए गए थे, 7th शेड्यूल चेंज किया गया था और इसमें 14 न्यू आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। अब इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में पार्ट 4A ऐड किया गया था, जिसमें आर्टिकल 51A एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को काफ़ी अहमियत दी जाती है। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं ड्यू टू इट्स मेजर चेंजेस। अब इसमें हुए कुछ मेजर चेंजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की गई थी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो स्टेट की ऑटोनॉमी को कम किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई। दूसरा, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। इसमें अब जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हो गई हैं, जिसमें इंक्लूड किया गया ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ एंड ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। इसके अलावा इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू को चेंज किया गया। इसमें जो पावर थी जुडिशियल रिव्यू की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसको रिड्यूस कर दिया गया ताकि जो है वो लेजिस्लेशन को चैलेंज जो है वो ना कर सकें किसी भी एक्ट को लेके। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि जुडिशियल पावर को कम कर देना। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसमें 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए। पहला था इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना, दूसरा एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की तरफ ज़्यादा प्रमोशन करना। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें ऐड किए गए थे। इसके अलावा जो हमारा प्रियम्बल में जो एक मेजर चेंज था वो क्या था, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ था पहले हमारे प्रियम्बल में, अब इसको कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट के बाद सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है वो ऐड कर दिए गए। इसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इसमें ऐड कर दी गई, प्रोवाइड कर दी गई। इसके अलावा जो पार्लियामेंट में कोरम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और पार्लियामेंट में, वो एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर्स बढ़ा के 5 साल से 6 साल कर दिए गए। इसके अंदर सीट को डिलिमिटेशन कर दिया गया। पहले जो है ये जो इसकी सीट थी, जो टेन्योर में अमेंडमेंट था वो 26 साल के तक कर दिया गया और 2001 तक, मतलब जो भी पहले होगा। प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने से हटा के 1 साल कर दिया गया। 1 साल करने का मतलब प्रेसिडेंट रूल अब 1 साल तक के लिए लग सकता था। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस जो है वो उसका कंट्रोल जो है सेंटर के हाथ में आया कि सेंटर कैन डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्सेस इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में अपने आर्म्ड फोर्सेस लगा सकती है अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो। इसके अलावा SCH सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को किसी ना किसी तरीके से रोक राक के कम किया गया। और ये सारी चीज़ों के बाद एक जो मेजर कंट्रोवर्शियल चेंज इसमें आया वो था कि ट्रिब्यूनल्स के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी इन्होंने दी। और 7th शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस किए गए कि एक तो आर्टिकल 368 के तहत किसी भी चीज़ को ये लोग अमेंड कर सकते हैं आराम से ऑन विश पार्लियामेंट। और 5-6 स्टेट सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनको इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट या आप कह सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, सेंट्रल का इंटरफेयर इसमें करवा दिया। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स, मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन सारी चीज़ों में इन्होंने सेंट्रल का इंटरफेरेंस, डैट मीन्स इनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया।
स्पीकर ऑफ लोकसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दे दी ताकि वो किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर सके, और पीएम को भी कुछ स्पेशल पावर्स दी गई इसके अंदर। अब ये सारे जो चेंजेस किए गए थे, ये किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में, और इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस थे, बट ये मेजर चेंजेस थे। इन चेंजेस से परेशान होके दोबारा से 44th अमेंडमेंट आया, जो 1978 में आया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ जनता पार्टी, जिनके जो लीडर थे वो थे मोरारजी देसाई, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने आके 44th अमेंडमेंट लागू किया और उसमें बहुत सारे प्रोविजंस को नलीफाई कर दिया। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक डोमिनेटिंग तरीके का अमेंडमेंट था, जिसमें जुडिशियल सर्विसेज को बहुत कम पावर दी गई थी और एग्जीक्यूटरी को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। तो इस वजह से 44th अमेंडमेंट में इन सबको नलीफाई किया गया। अब इन्होंने कहा, एक तो अमेंडमेंट 368 का जो आर्टिकल 368 का जो प्रोविजन है अमेंडमेंट वाला, उसको ऑन विश आप इस तरीके से अनजस्टिफाइड वे में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट का दर्जा दिया। पुराने टाइम पे मतलब 42nd अमेंडमेंट में जो ग्राउंड्स थे नेशनल इमरजेंसी के, उसमें वो थे एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, मगर इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को वर्ड को चेंज करके आर्म्ड रेबिलियन का दर्जा दे दिया। उसके बाद आर्टिकल 226 को भी चेंज किया और जो हाई कोर्ट की पावर को एज इट इज़ रिस्टोर कर दिया, ताकि वो अपने रिट के पावर को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ना रख के और भी चीज़ों में यूज़ कर सके। एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें ऐड किया गया, जिसमें इनकम इनइक्वालिटी स्टेटस को रिड्यूस करना है और इक्वालिटी लेकर आनी है समाज में। प्रेसिडेंट्स रूल में 1 ईयर के बाद ये चेंज कर दिया गया कि 1 साल का प्रेसिडेंट रूल होने के बाद सिर्फ 6 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है, दोबारा से 1 ईयर का एक्सटेंशन नहीं होगा। 44th अमेंडमेंट जो था वो इमरजेंसी के दौरान लगा था। 1975 में इमरजेंसी हुई थी, जिसमें 1976 में ये अमेंडमेंट लाया गया था, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर एग्जीक्यूटिव को दिया गया था। मगर 44th अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से पावर को दोबारा से हमें इक्वलाइज करना है, लिमिट करना है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर को, और हमें किसी भी तरीके से लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। ये 42nd अमेंडमेंट का और इमरजेंसी का रिस्पॉन्स था, और काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर समाज में इक्वालिटी रखनी है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स बचा के रखने हैं, एसेंस को सेम रखना है, तो बहुत ज़रूरी था इसको चेंज करना। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपने ज़रूर पढ़ने हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, 42nd अमेंडमेंट के नाम से भी आ जाता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड you can also drop a message in the comment box if you want any other help in your law subject. Thank you.